हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र के सेकंड पोर्शन पर, रेडिएशन। कन्वेक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। रेडिएशन रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जितना भी ये रेज हुआ, जैसे गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काउंट होता है, या इसी को हम लोग रेडिएशंस बोलते हैं। जो भी हम लोग जितना भी वायरलेस चीज़ चल रहा है ना, हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो टावर से सिग्नल आ रहा है चाहे जा रहा है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ही ये पूरा सिग्नल इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो अलग अलग नाम दिया गया है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट, तो ये सब जो अलग अलग नाम है ये अलग अलग एनर्जी के बेसिस पर है। जैसे अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब हाई एनर्जी वाला हो गया। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, ये सब लो एनर्जी जोन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो खैर यही सब रेडिएशन है, कुछ हाई एनर्जी वाला है, कुछ लो एनर्जी वाला है, उसी के बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो अब रेडिएशन जो है हर जगह मौजूद है, ठीक है। हम लोग के सराउंडिंग में लाइट तो है, लाइट है मतलब रेडिएशन है। तो जैसे लाइट है जो हम लोग को दिख रहा है ना, बहुत सारा जैसे गामा रेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, ये सब हम लोग को दिखता नहीं है। हम लोग खाली विजिबल लाइट वाले रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या रेडिएशन को ही देख पाते हैं, या उसी के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। तो सराउंडिंग में हर जगह पर रेडिएशन मौजूद है। तो अब क्या होता है कि मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर सराउंडिंग से लगातार रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, चारों तरफ से इसके ऊपर गिर रहा है, हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, हर किसी के ऊपर रेडिएशन फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में रेडिएशन है और अगर हम लोग मौजूद हैं तो हम लोग के ऊपर रेडिएशन आकर फॉल कर रहा है। अब ये जो भी एनर्जी फॉल कर रहा है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका कुछ पार्ट वही जो वेव में होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ जब रेडिएशन गिरा तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ टकरा कर वापस चला गया, कुछ इस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, और कुछ ट्रांसमिट कर दिया गया, वेव के केस में जिसको हम लोग कई बार रिफ्रैक्शन बोलते हैं या ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं। तो एनर्जी ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Q इंसिडेंट इज इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हुआ। ये एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। पूरे को अगर Q इन से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा QA अपॉन Q इन प्लस QR अपॉन Q इन प्लस QT अपॉन Q इन इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों का सम हो गया 1 के बराबर। ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये डेफिनेटली 1 से छोटा क्वांटिटी है, क्योंकि Q इन 3 पार्ट में बटा है, तो इसमें से किसी का भी वैल्यू QA, QR या QT किसी का भी वैल्यू लेंगे वो पक्का है कि Q इन से छोटा ही होगा। तो ये जो भी फ्रैक्शन है इसको हम लोग A बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं R, और इसको नाम दे रहे हैं T। दिस इज इक्वल्स टू 1। A प्लस R प्लस T इक्वल्स टू 1। अब ये A, R और T का कुछ नाम है। A को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, R है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड T इज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन।
कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब ये तीनों फ्रैक्शन ये बता रहा है कि जो सरफेस है जिस पर कि रेडिएशन गिरा है उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब वो उस रेडिएशन को किस किस तरीके से डिवाइड करने वाला है। हर एक सरफेस तीनों काम करने वाला है, ट्रांसमिशन भी करने वाला है, रिफ्लेक्शन भी करने वाला है, एब्जॉर्प्शन भी करने वाला है। कौन कितनी मात्रा में करेगा ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। अलग अलग सरफेस का क्वालिटी अलग अलग होता है। मान लो किसी के लिए ए का वैल्यू हाफ है, इसका मतलब ये निकल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हाफ है, इसका मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का 50% हिस्सा एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा एंड रिमेनिंग 50% विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। 50% तो एब्जॉर्ब हो गया, आधा पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया और बाकी आधा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में गया। अब बाकी आधे में रिफ्लेक्शन में कितना गया और ट्रांसमिशन में कितना गया, तो ये डिपेंड करेगा आर और टी के वैल्यूज पर। किसी के लिए आर का वैल्यू 3/4 है, आर का वैल्यू अगर 3/4 है, इसका मतलब 75% पोर्शन सिर्फ रिफ्लेक्शन में जा रहा है, रिमेनिंग 1/4 एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन में। तो ये हर सरफेस के लिए ए, आर और टी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, तीनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब कुछ आइडियल केसेस का बात किया जाए, जैसे इफ मान लो r = 1 है, अगर किसी बॉडी के लिए r का वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू 0, t का वैल्यू 0, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन। वैसे ये आइडियल कंसेप्ट है क्योंकि ये तीनों वैल्यू किसी भी सरफेस के लिए नॉन जीरो रहता है। मतलब भले ही बहुत स्मॉल हो, r का वैल्यू 1 के बहुत क्लोज हो और a और t बहुत छोटा हो, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है प्रैक्टिकली। आइडियल कंसेप्ट से डील करें तो r का वैल्यू परफेक्टली 1, तो a और t 0 हो जाएगा, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब QR जो है वो पूरा का पूरा Qin के बराबर हो गया, पूरा पूरा 100% रिफ्लेक्शन। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं वाइट बॉडी। जो 100% रिफ्लेक्शन कर रहा है उसको एक नाम दिया गया वाइट बॉडी। ऐसे ही अगर T का वैल्यू 1 हो जाए, R का वैल्यू 0, A का वैल्यू 0, T का वैल्यू 1 हो जाए, 100% ट्रांसमिशन, जितना रेडिएशन आया पूरा का पूरा पार कर गया। अगर 100% ट्रांसमिशन हो रहा है, QT = Qin, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी। मतलब प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाए ना कि 100% रेडिएशन किसी से पार कर जा रहा है, ट्रांसमिट कर जा रहा है, तो सही में वो बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो किसी को दिखेगा नहीं। ट्रांसपेरेंसी का कंडीशन यही है। एंड इफ A = 1, मतलब R = 0, T = 0, ये वाला इस चैप्टर में काफी बार डील होने वाला है। अगर A का वैल्यू 1 हो गया तो पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्ब हो रहा है। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं ब्लैक हो, है ना, ब्लैक बॉडी बस एक नाम है इसका। मतलब यह है कि वो 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जितना उस पर रेडिएशन गिरेगा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाता है। बात क्लियर है? तो ये तो हुआ कि सराउंडिंग से जब किसी के ऊपर रेडिएशन गिर रहा है तब क्या हो रहा है। दो टाइप का फिनोमिना होता है। एक तो ये है कि हमको सराउंडिंग से रेडिएशन मिल रहा है, और दूसरा ये चीज है कि हम सराउंडिंग को रेडिएशन दे रहे हैं, या हम दे रहे हैं, जिसको लेना है ले ले, मतलब एमिशन। तो एक और फिनोमिना समझते हैं, एमिशन। देखो एमिशन क्या है कि
हम लोग के अंदर भी एनर्जी है। हम लोग के अंदर मतलब खाली लिविंग थिंग्स का बात नहीं हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हर वो चीज जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना, हर वो चीज जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग साइंस के हिसाब से उसको गर्म माना जाता है ना, वो हॉट बॉडी है। तो हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, वो सब का सब रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ रहा है। ये दिया गया प्रीवोस्ट थ्योरी में है ना, एक साइंटिस्ट के नाम पर है। तो प्रीवोस्ट ने ये बताया कि जो भी हर हॉट बॉडी मतलब हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, वो रेडिएशन एमिट करता है। कहाँ से आ रहा है वो रेडिएशन? अपने अंदर का जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर पॉसिबल एनर्जी का रेडिएशन एमिट करेगा। हर पॉसिबल एनर्जी मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या जो रेडिएशन है अलग अलग एनर्जी का है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये सब जो है अलग अलग एनर्जी रेंज में आता है। तो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी या बहुत सारा एनर्जी का बहुत सारा एनर्जी का रेडिएशंस पॉसिबल है। तो कोई भी बॉडी हर तरह का रेडिएशन निकाल रहा है, मतलब मेरे अंदर से या तुम्हारे अंदर से एक्स रेज भी निकल रहा है कंटिन्यूसली, वो भी एक्स रेज निकल रहा है, गामा रेज निकल रहा है, विजिबल लाइट निकल रहा है। हर एक पॉसिबल एनर्जी का रेडिएशन हम लोग एमिट कर रहे हैं लगातार। बट वो है कि क्वांटिटी कई बार इतना कम होता है कि जैसे हम लोग के लिए एक्सरे, गामा रेज ये सब खतरनाक हो सकता है, बट वो अमाउंट में इतना कम निकल रहा है ना कि मैटर नहीं कर रहा है। बट फैक्ट ये है कि हम लोग कंटिन्यूसली, और हम लोग ही नहीं, ये मार्कर, ये बोर्ड, तुम्हारे आसपास का हर एक चीज लगातार रेडिएशन एमिट कर रहा है और हर पॉसिबल एनर्जी का कर रहा है जिसका कि रेडिएशन एग्जिस्ट करता होगा। तो ये बताया गया प्रीवोस्ट थ्योरी में। अच्छा, रिफ्लेक्शन और एमिशन अलग अलग चीज है, इस बात को समझना। रिफ्लेक्शन क्या था? सराउंडिंग से रेडिएशन जो गिरा वो टकरा के इधर चला गया। तो ये जो टकरा कर चला गया रिफ्लेक्शन वाला, ये इस बॉडी का नहीं दिया हुआ, ये बॉडी थोड़ी दिया, ये तो इसके ऊपर गिरा, ये टकरा के भेज दिया। एमिशन अलग चीज है, ये गिरे चाहे नहीं गिरे, इसके अंदर जो एनर्जी ये बाहर फेंके जा रहा है लगातार, दिस इज एमिशन। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एमिशन का। प्रीवोस्ट थ्योरी में क्या कहा गया कि एवरी हॉट बॉडी मतलब टेम्परेचर above 0 Kelvin emit radiations of all possible wavelengths। ऑल पॉसिबल वेवलेंथ बोल लो, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बोल लो, या ऑल पॉसिबल एनर्जी बोल लो। तो ये जितना भी रेडिएशन है सब अलग अलग वेवलेंथ रेंज का है। अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग एनर्जी का है। केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ोगे hc/λ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी देने के लिए hc/λ। तो अलग अलग लैम्डा है तो अलग अलग एनर्जी का रेडिएशन है। तो ठीक है, अब जब सब कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है लगातार हर पॉसिबल वेवलेंथ का, तो अब बात आता है इसके कैलकुलेशन का। तो अब कैलकुलेशन का जब बात आता है तो सबसे पहले इससे एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझ लेते हैं। एक टर्म है एमिसिव पावर। इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। एमिसिव पावर क्या है?
एनर्जी emitted per unit time per unit area is called emissive power. एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एमिसिव पावर. देखो पावर जब भी वर्ड आता है ना तो पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है. बट ये एमिसिव पावर थोड़ा डिफरेंट वे में डिफाइंड है. एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब किसी बॉडी से, हर एक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है, किसी बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, जैसे ये बोर्ड है, इसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना रेडिएशन एमिट हो रहा है उसी को इस बोर्ड का या इस बॉडी का एमिसिव पावर बोला जाएगा. ठीक है. तो इसका यूनिट क्या हो गया? तो इसका यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको. फिर दूसरा है पावर एमिटेड कहा जा सकता है. पावर एमिटेड ऐसे कोई रजिस्टर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में दिख सकता है. तो जब पावर एमिटेड का बात कर रहा है मतलब यहां पे सही में पावर का बात हो रहा है. तो ये क्या चीज है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जितना एनर्जी एमिट हो रहा है दैट इज एमिटेड पावर. पावर एमिटेड, इसको पी से डिनोट कर देते हैं. तो मतलब पावर एमिटेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये ई है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इनटू एरिया कर देंगे. ये यूनिट एरिया से निकलने वाला पावर है तो टोटल पावर चाहिए तो इनटू एरिया कर दो. यूनिट एरिया से इतना पावर आ रहा है तो पूरे, अगर उसका बॉडी का सरफेस एरिया ए है तो ए से कितना पावर आएगा? ए इंटू ए. ए क्या चीज हो गया इसमें? बॉडी का सरफेस एरिया. तो ये सब टर्म्स हो गया. अब इसमें एमिसिव पावर को बताने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग स्टीफन्स लॉ से देते हैं. स्टीफन्स लॉ बताता है कि कितना पावर हो सकता है, कितना एमिसिव पावर हो सकता है. उसके पहले पहले स्टीफन्स लॉ देख लेते हैं हम लोग. स्टीफन्स लॉ हम लोग को क्या बता रहा है? अब स्टीफन्स लॉ ये बताएगा कि किसी ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कितना हो सकता है या किन बातों पर डिपेंड कर सकता है ना. ये किसके लिए बता रहा है? ये ब्लैक बॉडी के लिए रिपोर्ट कर रहा है. तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is proportional to the fourth power of absolute temperature of the black body.
emissive power of a black body is proportional to the fourth power of the absolute temperature of the black body. Absolute temperature मतलब केल्विन में टेम्परेचर। तो स्टीफन्स लॉ ये बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है, ध्यान रहे ब्लैक बॉडी के बारे में बात हो रहा है, ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। T क्या चीज है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। तो एमिसिव पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा, सिग्मा इंटू T का पावर 4। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा का वैल्यू होता है 5.670 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। वैसे इसका वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं रहता है, यूज करना होगा तो दिया रहेगा या मोस्ट ऑफ द टाइम सिंबल में ही काम चल जाता है। वैसे याद भी करना हो तो बड़ा आसान है, 5678 5.670 इंटू 10 टू द पावर -8 5 6 7 8। तो ये हो गया ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। किसी टेम्परेचर T पर एक ब्लैक बॉडी के द्वारा इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एमिट किया जा रहा होगा। अब टोटल कितना पावर होगा, पावर एमिटेड कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया कितना लिया गया है। अब एक टर्म होता है एमिसिविटी, या जिसको कई बार कोफिशिएंट ऑफ एमिशन भी कहा जाता है। एमिसिविटी और कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, छोटे ई से डिनोट करते हैं इसको। तो क्या है एमिसिविटी? रेशियो ऑफ emissive power of a body to the emissive power of a black body at a particular temperature is called emissivity of that body। किसी बॉडी का एमिसिविटी तो कैसे डिफाइंड है? एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये जो रेशियो है इसको कहा जाता है E, एंड E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। एमिसिव तो एमिशन तो हर कोई करेगा ही, 0 नहीं हो सकता है। तो E का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी टेम्परेचर पर, फिर से समझना क्या है एमिसिविटी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी जितना एमिट करेगा और एक नॉर्मल बॉडी या कोई भी बॉडी जितना एमिट करेगा उसका रेशियो। तो नॉर्मल बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी का जो रेशियो है E है, और ये 1 या 1 से छोटा है, इसका मतलब कोई भी नॉर्मल बॉडी ब्लैक बॉडी से कम ही रेडिएट कर रहा है। तो E का जो वैल्यू है, अब हम लोग इस फॉर्मूला से E इंटू EB लिख सकते हैं। तो अब हमको ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर पता है स्टीफन्स लॉ से, तो अब हम किसी और बॉडी का एमिसिव पावर बता सकते हैं E टाइम्स EB।
मतलब E इंटू ई बी करेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा E इंटू टी का पावर 4। किसी भी टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एमिट ब्लैक बॉडी करता है,